हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे जिसमें हम पहली 3 एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे 3.1, 3.2 एंड 3.3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो जब भी हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, उसकी जनरल फॉर्म कैसी होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर a b c हमारे रियल नंबर्स हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर x एंड y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। ये हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको इक्वेट किया है जीरो से। पहले हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी इससे पिछले चैप्टर में। तो आगे देखिए, अब हम पेयर की बात करेंगे। पेयर मीन्स जोड़े की बात करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर है, मीन्स की जोड़ा है। तो हमने 2 लीनियर इक्वेशंस को लेट किया। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 सभी रियल नंबर्स हैं और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब भी हमारे पास x एंड y की वैल्यूज का एक पेयर आएगा, एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, जो कि सेटिस्फाई करेंगी ईच वन ऑफ द इक्वेशंस को, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, देन अलजेब्रिक मेथड है। तो इसी से रिलेटेड आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मीन्स कि वो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है, तो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी? वो कंसिस्टेंट होंगी, मीन्स उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उनका सॉल्यूशन कैसा होगा? इंटरसेक्ट करने पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो कैसे आएगा? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जिस पॉइंट के ऊपर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, मींस x एंड y की जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आगे अगर हमारी 2 लाइंस पैरेलल आती हैं, मींस वहां पर इक्वेशंस क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मींस उनका नो सॉल्यूशन होगा। तो वहां पर हमारी लाइंस क्या आएंगी? एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। तो आगे देखते हैं, अगर हमारी 2 लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, देन जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट मींस उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने शो किया है, ये हमारे पास 2 लाइंस हैं जो कि कोइंसाइड कर रही हैं, मींस कि एक के ऊपर दूसरी लाइन हमारे पास आ गई। तो ऐसी लाइंस और इक्वेशंस को हम डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। तो आगे अलजेब्रिक मेथड्स हैं, उनमें हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इनसे रिलेटेड हम आगे एग्जांपल्स भी करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, उसका सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। क्रिकेट टीम का एक कोच है जिसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं और उसको इतने पैसे पे करने पड़े।
लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड। उसके बाद उसने एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल्स को खरीदा, वो भी वही काइंड की थी। तो उनके लिए उसको कितने पैसे देने पड़े? ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो दोनों तरीकों से ही हमने सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमने सपोज किया कि एक बैट की कॉस्ट कितनी है? ₹X, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? ₹Y। देन हम अल्जेब्रिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले उसने 3 बैट खरीदे, तो अगर एक की कॉस्ट ₹X है तो 3 की कॉस्ट कितनी आएगी? 3 into X प्लस, क्योंकि हमने टोटल की बात की है इसीलिए हमने यहाँ पर एडिशन का साइन डाला। 6 बॉल्स मीन्स कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बॉल का कितना प्राइस है? Y, तो 6 into Y तो इक्वल टू किसके आ गया? 3900 के। अब आपको पता है यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 को हमने कॉमन निकाला, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? x + 2y = 1300। सेकेंडली हमने कहा कि उसने एक बैट खरीदा, तो 1 into x भी लिख सकते हो, अकेला x भी लिख सकते हो। 3 उसने बॉल्स खरीदी हैं प्लस 3 into y आ गया, इक्वल टू किसके आएगा? 1300 के। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमने इसको कैसे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है? पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को उठाएंगे, उसमें से एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली 1300 माइनस x, तो जो y के साथ लगा है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली। अब हमें पता है कि y की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ x निकाली है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज का आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमने पहले x को पुट किया 100। जब हमने 100 यहाँ पर पुट किया तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 600। अगर हमने x की वैल्यू को पुट किया 300 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/2 करेंगे तो 500 आएगा। इसी अकॉर्डिंग हमने टेबल से इसको रिप्रेजेंट कर देना है ताकि बाद में ग्राफ को बनाना इजी हो जाए, राइट। अगर x हमारा 100 है तो y कितना है? 600। अगर x हमारा 300 है तो y के सामने हमने कितना लिख दिया? 500। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन को लेंगे, वहां से हमने y की वैल्यू को निकाला 1300 माइनस x/3 करके। यहाँ पे x की जगह पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे और y का आंसर हम निकालेंगे। हमारा x पुट गया 100 तो y कितना आ गया? दैट इज 400। अगर हमने x को पुट किया 400 तो y का आंसर कितना आ गया? 300। तो यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया। अब हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज आई थी उसको मैंने A और B पॉइंट कहा जो हमने पहले किए, और इसके बाद ये जो हमारे पॉइंट आए, पहले हम x की वैल्यू को लिखेंगे, बाद में हम y की वैल्यू को लिखेंगे। तो ये हमारे P एंड Q पॉइंट हमने मान लिए। उसके बाद हमने इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो देखिए, अगर हमारी x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 600 है। यहाँ पर पॉजिटिव x एक्सिस है, नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव y है, यहाँ पर नेगेटिव y है। यहाँ नेगेटिव तो कोई है नहीं तो हम सिर्फ पॉजिटिव की ही बात करेंगे। अगर हमने x की वैल्यू को 100 लिया तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 600। तो यहाँ पे आपने देखना है 600 कहाँ है, यहाँ पर 100 कहाँ है, तो वहीं पर आपने पॉइंट को प्लॉट कर देना है। वहां पर x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू और y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिख के उसको डिनोट कर दिया आपने a से, राइट। देन आपने x की वैल्यू 300 लेनी है, y की 500 लेनी है। तो x की और चलिए 300 कहाँ है? यहाँ पर। इसके ऊपर आप देखो y की वैल्यू 500 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने पॉइंट को प्लॉट कर दिया और वहां पे आपका पॉइंट आ गया B। इसी तरीके से अपने P एंड Q की बात करनी है। अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 400 आ गया, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। बिल्कुल आप इसको डॉटेड लाइन से शो भी कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो ये डिफरेंस लिया है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप 100 लेते, 200 लेते, 300 लेते, जितना भी आपने गैप लेना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर 20 लाइन्स का टोटल गैप लिया है सो दैट मेरे लिए इजी हो जाए, आपको अच्छी तरह से वो दिख जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। जब मैंने x की वैल्यू को 400 पुट किया तो मेरा y कितना आया था?
300 आया था, तो वहां पे मैंने 300 के ऊपर पॉइंट को प्लॉट किया, देन इसको मैंने क्यू कह दिया। अब उसी तरीके से हमने लाइंस को क्या करना है, ड्रॉ करना है। जो भी हमारी लाइन है, पहले हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी जो ए एंड बी के लिए थी। जब मैंने पी एंड क्यू के लिए ड्रॉ की तो वहां पर मेरी इक्वेशन थी x + 3y = 1300, तो मैंने वहां पर उसी को लिख दिया। आगे हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है 2 kg एप्पल्स की और 1 kg हमने ग्रेप्स लिए ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। तो आफ्टर अ मंथ अगर हमने कॉस्ट देखनी है 4 kg एप्पल्स लिए, 2 kg ग्रेप्स खरीदे, तो हमें पैसे कितने देने पड़े, 300। तो इस सिचुएशन को भी हम पहली की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट को लेट करेंगे कि जो हमारे एप्पल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, ₹x पर kg। 1 किलो के हिसाब से वो x रुपीज के आते हैं। तो अगर ग्रेप्स की बात करें तो वो y रुपीज के आते हैं पर kg के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने इक्वेशंस बनानी है। पहले 2 किलो सेब हैं और 1 किलो ग्रेप्स हैं, तो 2x + 1y दैट इज इक्वल टू 160। देन आफ्टर 1 मंथ अगर उनका प्राइस सेम ही रहता है, हमने यही मान के चलना है, तो 4 kg एप्पल्स हैं तो 4x आएगा प्लस 2 kg ग्रेप्स हैं तो 2y आएगा, इक्वल टू आएगा 300। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस यहाँ पर आ गई, इन्हीं को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ग्राफिकली सबसे पहले देखते हैं। पहली इक्वेशन को उठाया, उसमें से एक वेरिएबल की हमने वैल्यू को निकाला। यहाँ पर आपने x की वैल्यूज पुट करनी है। देखो जितनी बड़ी वैल्यू आप x की पुट करोगे y का उतना ही छोटा आंसर आएगा, राइट। क्योंकि अगर आपने छोटी सी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, आपको पता है कि y का आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में उतनी मुश्किल आ सकती है। तो अगर आपने x को 60 पुट किया, आपको पता है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 120 आ जाएगा, माइनस करके y की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। तो यहाँ पर हमने लिख दी। x को मैंने 40 पुट किया, यहाँ पर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 160 - 80 = 80, यहाँ पर लिख दिया। फिर से सेकंड इक्वेशन को उठाया, उसमें से भी हमने y की वैल्यू को निकाला। y की वैल्यू को निकालने के बाद x की जगह पर यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वैल्यूज को पुट करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैंने x को 40 पुट किया, मेरा y कितना आ गया, 70। मैंने x को 60 पुट किया, मेरा y कितना आ गया, 30। तो उसको मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया। अब हम इसका क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू कितनी है, 40 है। यहाँ पर मैंने x एक्सिस ले ली, यहाँ पर मैंने y एक्सिस ली। यहाँ पर हम एप्पल्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रेप्स की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमने जो एप्पल्स की कॉस्ट को लेट किया था वो था ₹x पर kg, और जो ग्रेप्स की कॉस्ट को हमने लेट किया था वो था ₹y पर kg। इसीलिए एप्पल्स की और हमने x एक्सिस और ग्रेप्स की और हमने y एक्सिस को रखा। फिर आपने x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, दैट इज 40, ठीक है। तो अगर आपने x की वैल्यू को 60 रखा, y की वैल्यू को 40 रखा, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पर 40। यहाँ पर हमने x की 40 लेनी है, y की 80 आएगी। तो x की आपने 40 वैल्यू लेनी है और दूसरी तरफ आपकी जो y की वैल्यू आने वाली है वो कितनी है, 80 है। तो ये वाला पॉइंट जो पहले वाली लाइन आपकी आई, ठीक है, ये पहली इक्वेशन के लिए आई, दैट इज 2x + y = 160, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 40 है, y की 70 है, तो x की 40 और y की 70, ये पॉइंट आ गया आपका। अगर आपने x को 60 लेना है तो y की 30 है, x की आपने 60 ली, y की आपने 30 वैल्यू ली, यहाँ पर पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिलाकर आपने एक और लाइन ड्रॉ कर दी। वहां पर आप लिख देंगे कि आपकी कौन सी इक्वेशन है, 4x + 2y = 300, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, राइट, सो दैट कि आपको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाए। यहाँ पर जो दो लाइंस आपकी आई हैं वो एक दूसरे के क्या आई हैं, पैरेलल आई हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया, उसके बाद हमने लाइंस को ड्रॉ किया जो भी उनमें से पास कर रही थी। तो आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास कंडीशंस हैं, कब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की पेयर है 2 वेरिएबल्स में, तो उसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं।
तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा? अब कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है कि उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स कि वहां पर क्या आएगा? नो सोल्यूशन आएगा। तो अगर आपका और कोई सोल्यूशन आता है, जैसे यहां पर यूनिक आएगा, जो इनफाइनाइट आएगा, तो उसको आप कंसिस्टेंट में ही कंसिडर करोगे। तो अगर आपका यूनिक सोल्यूशन है तो वहां पर हम उसको कंसिस्टेंट कहेंगे। और दूसरी बात, वहां पर कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप लीनियर इक्वेशंस के पेयर को देख के वहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशंस हैं उनका सोल्यूशन कौन सा आएगा, ठीक है। अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, इसका मतलब वहां पर कौन से सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हो, राइट, काउंट नहीं कर सकते हो कितने सॉल्यूशंस आएंगे। तो वहां पर सॉल्यूशन मींस एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, इसलिए हमने कंसिस्टेंट लिखा। तो अगर आपके पास, तो ऐसी जो आपकी इक्वेशंस हैं उनको क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं और डिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास नो सोल्यूशन आया, दैट मीन्स कि आप इनकंसिस्टेंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर नो सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? इनकंसिस्टेंट लिखा है। इसी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ग्राफ में जैसी भी आपकी लाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंग कैसा सोल्यूशन आएगा। कब आपकी लाइंस जो है वो कोइंसाइड करेंगी, दैट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर आप इस कंडीशन की बात करते हो, दैट मींस कि आपकी लाइंस क्या आ जाएंगी? पैरेलल आ जाएंगी, बिकॉज वहां पर सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर क्या होगा? वो इंटरसेक्ट करेंगी, दैट मींस यूनिक सोल्यूशन तभी होता है ना अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे वो क्या करेंगी? एक दूसरे को काटेंगी, तो वहां पर हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अगर पैरेलल है तो नो सोल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट है मींस कि एक के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अगर आपकी इंटरसेक्ट कर गई तो उसका यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आगे देखिए 3.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। यहां पर हमने कंपेयर करना है इन रेशियोज को और आपको फाइंड आउट करना है कि वाइदर आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट हैं। तो देखिए सबसे पहले आप उनको कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आप बता सकते हो कि यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है, तो वो आपने लिख दी। उसके बाद a1 अपॉन a2 मीन्स 5 अपॉन 7। तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो x के साथ में लिखा होगा कोफिशिएंट उसी को आपने a1 a2 से डिनोट करना है। जो आपका y के साथ होगा उसको आपने b1 b2 से करना है। जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप c1 c2 से करेंगे, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 6, तो 2/3 आ गया विद नेगेटिव साइन। पहले दो रेशियोज को देखकर ही आप कह सकते हो कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मींस आपकी पहले वाली कंडीशन आ गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मींस जो लाइंस हैं उनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको साथ ही में पता चल गया। और यहां पर जो पूछा है यहां पे हम कह सकते हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, बिकॉज यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन है ये। तो आगे देखिए इसी का सेकेंड पार्ट है। वहां पर अगर आप इस इक्वेशंस को कंपेयर करते हो और आप जो वैल्यूज हैं कोफिशिएंट्स की उनको लिखते हो, तो आपका a1 अपॉन a2 आएगा 6/2, 3 आ गया। b1 अपॉन b2 आएगा -3/-1 +3 आ गया। c1 अपॉन c2 आएगा 10/9। तो आपको पता चल गया होगा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। मीन्स जे लाइंस का जो पेयर है वो क्या आ जाएगा? पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए यहां पर कंपेयर तो रेशियोज को ही करना है, लेकिन हमें क्या बताना है कि जो आपका सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की आपने बात करनी है, राइट। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद आप कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को लिखेंगे। तो देखिए यहां पर
जो हमारे इक्वेशंस हैं उनके इक्वल टू में 8 एंड 9 है, तो सबसे पहले आप इनको इक्वल टू 0 की फॉर्म में बना लीजिए। उसके लिए आपको इनको लेफ्ट साइड में लाना होगा और साइन इनका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, वहां पर जाकर जे नेगेटिव हो जाएंगी, इक्वल टू से लेफ्ट साइड में। तो देन आपने इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद आपने जो भी आपके वैल्यूज हैं वो आपने लिख दी। लिखने के बाद आपने रेशियोज को फाइंड आउट किया, तो आपको पता चल रहा है कि a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 1/2 है, c1/c2 8/9 है। तो पहली दो रेशियोज इक्वल है लेकिन तीसरी बराबर नहीं आई। इसका मतलब यहां पर कौन सी कंडीशन आएगी, नो सोल्यूशन की कंडीशन आएगी। मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, दैट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आगे देखिए, कहते हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। तो पहले उन्होंने कहा कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है, किससे, ब्रेथ से। दूसरी बात उन्होंने की कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, और उसके पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, और पेरीमीटर के भी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दी है, 36 मीटर दी है। तो हमने गार्डन के डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है, मीन्स हमने क्या निकालना है, यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप मान के चलिए कि हमारी जो रेक्टेंगुलर गार्डन की ब्रेथ है दैट इज x मीटर, और लेंथ कितनी आएगी, हमें पता है उससे 4 मीटर ज्यादा। तो हमने x में क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। बात हमने किसकी करनी है, पेरीमीटर की। तो अगर पेरीमीटर ही निकालना है तो 2 × l + b उसका फॉर्मूला है। तो l मीन्स अपने लेंथ की वैल्यू को पुट कर दिया, b मीन्स अपने ब्रेथ की वैल्यू को पुट कर दिया, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें पता है कि हमने पेरीमीटर का क्या करना है, हाफ करना है। जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2x + 4। तो यहां पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, 36 के। वहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, वो आपकी आ गई 16। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ब्रेथ को सीधा माना था x मीटर, तो वहां पर 16 मीटर आ गया। लेंथ उसमें 4 को ऐड करके आएगी, वहां पर 20 मीटर आ गया। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस गिवन है। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो यहां पर हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, उसमें ट्रायंगल बनेगी, ये पता चल गया। उसके वर्टिसेस जो हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को आपने लिखा, पहली इक्वेशन को उठाया, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू आपने निकाली, जैसे हमने y की निकाली तो x + 1 आ गई। वहां पे आप x की जगह पे दो वैल्यूज को पुट कीजिए, y की वैल्यूज निकालिए, उसका आप बॉक्स बना दीजिए। देन आप सेकेंड इक्वेशन की बात करिए, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, y की निकाली हमने, वहां पर आप x की वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे, और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहले x को 0 पुट किया, y मेरा 6 आ गया, x को 2 पुट किया, y मेरा 3 आ गया। तो मैंने उसका भी एक बॉक्स बना दिया। तो अब आप इसका क्या प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पर हमें ये पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1। तो देखिए, x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। तो यहां पर a पॉइंट आ गया, सबसे पहले 0,1। देन हमारी x की वैल्यू है 1, y की है 2। तो हमने x की वैल्यू को 1 लिया, y की वैल्यू को 2 लिया, तो यहां पर हमारा पॉइंट आ गया, दैट इज b पॉइंट, ठीक है। देन हमने x की वैल्यू को 0 लेना है, y की 6 आएगी, तो हमने x की वैल्यू को 0 ही रखा, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, इसको मैंने c पॉइंट लिख दिया। देन हमारा x 2 है और y 3 है, तो आप x की वैल्यू को 2 लोगे और y की वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे d पॉइंट आ गया। तो a b c d पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, राइट। तो आपको इतना पता है कि d पॉइंट जो है और c पॉइंट जो है उनमें से निकालकर एक अपने लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी तरीके से a एंड b पॉइंट है, उनमें से भी एक लाइन को आपने पास करवाते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हो कि जो भी इक्वेशन के हिसाब से आपने लाइन लगाई है वो इक्वेशन वहां पर हमने लिख देनी है। तो यहां से हमें पता चला कि जो CD वाली लाइन थी वो आगे F पॉइंट में से पास होकर जाएगी, राइट। स्केल से ही लाइंस को ड्रॉ करना है। जो आपकी AB वाली लाइन होगी वो आगे
इस पॉइंट में से निकल कर जाएगी, तो उनके कोऑर्डिनेट्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है 0, इसलिए 4,0 f लिख दिया मैंने। यहाँ पर जो हमारा ये आ रहा है ई पॉइंट, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पे नेगेटिव है, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो -1,0 लिख दिया, इसको मैंने ई से डिनोट कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हो कि आपकी एक ट्रायंगल बन गई, DEF ट्रायंगल बन गई, देखिए आप, और ये उसके क्या आ गए, वर्टिसेस आ गए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पोर्शन आया है, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन आ गया जिसको आपको शेड करना था, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं 3.3। यहां पर हमने क्या करना है, हमने पहले भी अलजेब्रिक मेथड्स की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की। तो सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूट करना, दैट मीन्स कि आपने एक में से वैल्यू को निकालना है और दूसरे में उसको पुट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमने उसको एक को 1 नंबर कह दिया, एक को हमने 2 नंबर कह दिया। देन हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को उठाया, उसमें से एक वेरिएबल की आपने वैल्यू निकाली, यहां पर मैंने s की वैल्यू निकाली t+3, उसको हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। यहां पर आप s की जगह पर क्या लिख दोगे, 3+t लिख दोगे, ठीक है। तो उसके बाद आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, यहां पर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये वाला 6 इस वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां पर आपने क्या किया, ये आपकी जो इक्वेशन बनी उसमें आप t की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो मैंने t की वैल्यू को यहां से निकाल लिया। जब मैंने t की वैल्यू को निकाला वो मेरी 6 आ गई। अब मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो जो मैंने पहले थर्ड इक्वेशन लिखी थी वहां पर s की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आप t की जगह पर 6 पुट करते हो, s की वैल्यू आपकी 9 आ गई। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। हमारे पास कोई 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, उनमें से एक एंगल बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर वन से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज बड़ा है, ठीक है। और हमने वो एंगल्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, जिनकी सम 180 डिग्री आई, ठीक है। तो x एंड y सबसे पहले मैंने मान लिया कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर x हमारा लार्जर एंगल है, एक को बड़ा मानना ही पड़ेगा, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपके पास आ गया कि वो सप्लीमेंट्री है। अब आपको ये पता है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कि जो एंगल बड़ा है वो दूसरे से कितना बड़ा है, 18 डिग्रीज, ठीक है ना। तो आप ये ऐसा भी कह सकते हो कि उन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। जहां फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लार्जर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल में आप क्या करोगे, एक्सीड मतलब ज्यादा, मतलब ऐड करोगे 18 डिग्री को। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, एक में से आपने वैल्यू को निकालना है, दूसरे में आपने पुट कर देना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री था, तो यहां से मैंने x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, वहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, और जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी उसी को पुट करके दोबारा से इक्वेशन में आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। y आ गया 81 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन में आपने पुट किया, वहां से x आ गया 99 डिग्री। आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, 180 डिग्री आना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एंगल्स आ गए वो क्या आ गए, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। आगे देखिए, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. फाइंड दी फ्रैक्शन। तो हमने फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फ्रैक्शन को ही लेट करना है। हमने मान लिया कि वो x अपॉन वाई है, हमें पता है पहले 2 को ऐड करना है दोनों में, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू है, डिनोमिनेटर मतलब जो डाउन नीचे वाली वैल्यू है। तो यहां पर हमने दोनों में 2 को क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितनी बनती है, 9/11। अगर मैं 3 को ऐड करती हूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 5/6। जो हमारे पास
ये दोनों इक्वेशंस आई हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करके टू इक्वेशंस बनाएंगे हम x एंड y में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमने एक में से x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को लिखा, वहां से भी हमारी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से पहली इक्वेशन में से जो मैंने x की वैल्यू को निकाला उसको मैंने अगली वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो जब मैंने पुट किया तो सारी की सारी इक्वेशन, देखो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y थी, यहाँ पे पुट करोगे सारी इक्वेशन y के टर्म्स में आ जाएगी, तभी आप y की वैल्यू निकाल पाओगे। y आपका 9 आ गया, अब आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप थर्ड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए, उसके बाद आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर निकालकर खत्म नहीं कर देना है क्वेश्चन को, आपसे उन्होंने फ्रैक्शन के बारे में पूछा है। फ्रैक्शन का मतलब है x अपॉन y की वैल्यू लिख के आनी है, वहां पे 7/9 लिख के आना है, राइट। तो आगे देखिए, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब एक सिटी में कोई टैक्सी चार्ज लेता है, एक तो उनका फिक्स चार्ज है जो उन्होंने लेना ही है, ठीक है, उसके साथ वो चार्ज किस हिसाब से लेंगे, जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, 10 किलोमीटर के लिए इतने पैसे, एंड 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना चार्ज पे किया, ₹155। तो आपने बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से वो कितना ले रहे हैं। तो कितना किसी पर्सन को पे करना पड़ेगा अगर उसने ट्रेवल करना होगा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। एक हमारे पास फिक्स चार्ज है, एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। पहले आप मान लीजिए कि फिक्स चार्ज कितना है, ₹x, और अगर आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितना चार्ज करते हैं, ₹y। तो अब आपको गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। फिक्स को तो आपने दोनों में ऐड करना ही है। पहली बार आपका 10 किलोमीटर है तो 10 इंटू वाई, दूसरी बार आपका 15 किलोमीटर है तो 15y। ऐड किया, कितना आंसर आ गया, पहली बार पे किया 105, देन पे किया 155, देन आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में से आपने क्या किया, x की वैल्यू को निकाला, सेकंड में आपने पुट कर दिया। जब आपने पुट किया वहां से आपने y की वैल्यू निकाली, दैट इज इक्वल टू 10। तो फिर से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट तो करना है, यहाँ पर आप y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो टैक्सी का फिक्स चार्ज है वो कितना है, ₹5, और जो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज था वो y था, उसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, ₹10। तो अब उन्होंने एक बात और पूछी थी कि अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, दैट मीन्स कि उसको कितनी पेमेंट देनी होगी। हमें पता है कि x तो देने ही पड़ेंगे, जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही होगा, वो कितना है, ₹5, ठीक है। तो बाकी उसने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो 25 इंटू वाई आ जाएगा, मीन्स तो 25 इंटू 10 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹255। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है उसको आपको सपोज करना होगा। आपने लेट किया कि जेकोब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है एंड सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स है। तो अगर उन्होंने 5 साल बाद की बात की है, हेंस का मतलब है बाद में, ठीक है, तो जेकोब की एज कितनी आएगी, x प्लस 5 ईयर्स, सन की एज कितनी आएगी, y प्लस 5 ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था जेकोब की एज इक्वल टू 3 टाइम्स सन की एज। तो जेकोब की एज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई सन की एज, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, यहां से मेरी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 3y प्लस 10, ठीक है। तो उसको मैंने नंबर दे दिया। उसके बाद हमने 5 इयर्स अगो की बात करनी है, मीन्स कि हमने पीछे की बात करनी है, ठीक है। तो जेकोब की एज x माइनस 5 ईयर्स एंड सन की एज y माइनस 5 ईयर। अब क्या कंडीशन है, जेकोब की एज इक्वल टू 7 टाइम्स उसके सन की एज। तो यहां पर आप देख लीजिए, यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5 आ गया। यहां से आपने सिंप्लीफाई किया, आपकी इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 7/- 30। तो अब आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। आप एक में से यहाँ पे आपने x की वैल्यू को निकाल रखा है और आप
पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सारी इक्वेशन y की टर्म्स में आएगी, y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, उसको यहां पर पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा x आ गया 40। इसका मतलब जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी थी? 40 ईयर्स एंड सन की प्रेजेंट एज कितनी है? 10 ईयर्स। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।